हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 14वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर्यावरण रसायन। इसके पहले वीडियो में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिए हैं। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो जैसा मैंने आपको पहले वाले क्लास में बताया था कि अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जैसे SO2, SO3, NO2, NO, है ना। ये सब जल से क्रिया करते हैं, भाप से, जो नमी होती है हवा में उससे क्रिया करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, इस टाइप के एसिड्स बनाते हैं। और ये एसिड जो है बारिश के साथ या ठोस रूप में बरसती है, नीचे आती है, और ये पौधों को, पेड़ और बाकी जो जीव जंतु हैं उनको बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ जो और ज़्यादा नुकसान होता है वो हमारे जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे कि आपका ताजमहल है या लाल किला है। ये चूँकि मार्बल के बने हुए हैं, और मार्बल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें जब एसिड पड़ता है तो वो डिके होता है, वो उसका क्षय हो जाता है। इसलिए ताजमहल जो पहले बहुत सफ़ेद रंग का था, अब धीरे धीरे पीला पड़ गया, क्योंकि आगरा के आसपास, मथुरा वगैरह में बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्रीज थे और ऑयल रिफाइनरी है, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है। तो इससे अम्ल वर्षा बहुत ज़्यादा हुई एक समय में। आज से 20 साल पहले बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री को तो बंद कर दिया गया, लेकिन ऑयल रिफाइनरी जो है वो अभी भी चल रहा है वहाँ पर। बहुत बार प्लानिंग की गई कि ऑयल रिफाइनरी जो मथुरा में है उसको भी शिफ्ट किया जाए कहीं और, लेकिन वो नहीं हो पाया अभी तक। वो अभी भी वहीं पर जमा हुआ है और उससे अभी भी वहाँ पर अम्ल वर्षा हो रही है। और अगर यही स्थिति रही तो अगले 50-100 सालों में ताजमहल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो लाल किला है, दिल्ली का है, आगरा का है, उसके भी दीवारों को काफ़ी नुकसान हुआ है अम्ल वर्षा से। हम जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यतः 5.6 होती है। यह तो साधारण बात कर रहा है कि जब अम्ल वर्षा नहीं है उस समय ये 5.6 होनी चाहिए। तो देख सकते हैं H2O जो है CO2 के साथ मिलकर के H2CO3 बना रहा है, यानी कार्बोनिक एसिड, और ये वियोजित होकर के H+ आयन देता है, और इसके कारण से pH थोड़ी सी कम होती है। और जब वर्षा जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तब इसे अम्ल वर्षा कहेंगे। ये तो साधारण वर्षा है जो हम हमेशा देखते हैं। अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल निक्षेपित हो जाता है। निक्षेपित होने का मतलब नीचे आना, अम्ल नीचे आ जाता है। अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर या तो ठोस रूप में अथवा जल में द्रव रूप में कुहासे से या हिम की भांति निक्षेपित हो जाते हैं। मतलब बारिश चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे कोहरा हो, बारिश हो या हिमपात हो, उन सभी में ये अम्ल जो है घुला रहता है और बहुत नुकसानदायी होता है। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ से बहुत सारे जो वायु प्रदूषण के गैसें निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ये हवा में जा रही हैं, बादल में मिल रही हैं। और इसी तरह से जो NO2, NO3 है, यहाँ पर लिखा नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये भी इसमें रहते हैं, और ये सभी क्रिया करके यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैंने शुरू से इस चीज़ को बताया है आपको। और ये शुष्क निक्षेप, मतलब कि ये पार्टिकल्स के तौर पे, कणों के तौर पे बारिश हो जाती है ना। कोहरे के रूप में है, वर्षा के रूप में है, हिमपात के रूप में है, इन सब रूपों में ये बारिश के रूप में नीचे आती है। और जलीय जीवन खतरे में आ गया, क्योंकि अम्ल वर्षा से जो तालाब वगैरह हैं, नदी वगैरह हैं, उनका पानी भी काफ़ी अम्लीय हो जाता है, और परिणाम स्वरूप वहाँ पर जीव जंतुओं का रहना मुश्किल हो जाता है। पुनः विचार करें, भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम दो ही काम कर सकते हैं। एक तो फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं, उनके लिए हम कोई रिन्यूएबल एनर्जी की व्यवस्था करें, जैसे सौर ऊर्जा से चलाएं या पवन ऊर्जा से चलाएं, इस टाइप के, मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला ये बंद कर दें, पहला चीज़। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण, वो तो हमको करना ही है, लेकिन जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाने से पेड़ जो है काफ़ी प्रदूषण को कम कर सकती हैं और उससे आपके अम्ल वर्षा भी कम होगी। ठीक है। चूँकि जीवाश्म ईंधन को जलाने तथा वनों को काटने से वायुमंडल में हरित गृह गैसों में वृद्धि हो रही है,
अतः इसके सुचारू, बुद्धिमत्ता एवं न्यायपूर्ण उपयोग के उपाय हमें तलाशने होंगे। हम कितना भी उपाय तलाशें, जब तक सरकार नहीं चाहेगी हम इसका इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ही जंगलों को कटवाती है ठेका दे करके, जो भूमंडलीय ताप वृद्धि को कम करने में सहायक हो। देखिए, एक जंगल है जिसको आप जानते हैं, बहुत अच्छे से नाम सुने हैं, अमेज़न के जंगल। वो जो ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड, उधर अमेरिका वगैरह के कुछ हिस्से उसमें आते हैं। तो एक समय था जब वो धरती के फेफड़े कहलाते थे, लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि वो उस एरिया में ना 14% एरिया में पूरे घिरे हुए थे वन, और बहुत घने जंगल, इतने घने कि आप थोड़े से अंदर जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, सूर्य प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंचता, इतना घना। लेकिन अब वो घट करके 6% में उतर आया है, जो 14% था वो 6% में उतर आया है, और लगातार काटे जा रहे हैं। तो उधर की सरकारें भी वही काम कर रही हैं, जंगल का दोहन कर रही हैं और काट काट के लकड़ियों को बेच रही हैं। इसका एक साधारण उपाय पारिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यातायात के व्यक्तिगत साधनों का कम प्रयोग, साइकिल को प्रोत्साहन देना तथा जनसाधारण के यातायात साधनों को काम में लेना अथवा कार पूल का प्रयोग आदि है। जैसे हम अकेले अकेले कार में जाएं, उसकी बजाय हम 4-5 लोग कार में चले जाएं, या फिर बसों का प्रयोग करें, ट्रेनों का प्रयोग करें, मेट्रो का प्रयोग करें, तो कम हो जाएगी ईंधन का प्रयोग, है ना। साइकिल का प्रयोग करें, अगर आपको 2-4 किलोमीटर के अंदर कहीं ऑफिस है तो आप साइकिल में जा सकते हैं, ये बहुत बचत का काम हो सकता है। अधिक पौधे लगाकर हरित आवरण को बढ़ाने का प्रयास हमें करना चाहिए। शुष्क पत्तियों, लकड़ी आदि को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जलाने से ना और ज़्यादा गैसें मुक्त होती हैं। जनसाधारण के कार्यस्थलों पर धूम्रपान करना गैर कानूनी है, क्योंकि यह केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु आसपास खड़े अन्य व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक होता है। इसको साइलेंट स्मोकिंग कहते हैं। बाजू में कोई सिगरेट पी रहा है, आप नहीं पी रहे हो, लेकिन उसका धुआं उड़ के आपके तरफ आ रहा है और आप उसको पी रहे हो सांस में, तो फिर ये साइलेंट स्मोकिंग कहलाता है। तो उसको जितना नुकसान है ना, उससे ज़्यादा अपने को नुकसान होता है, क्योंकि वो क्या करता है, ज़्यादातर धुएं को मुंह में भर के फूंक देता है, कम ही धुएं को फेफड़े में ले जाता है, लेकिन उसका धुआं जो आ रहा है आपकी तरफ, आप सांस में सीधा सीधा ले रहे हैं, तो और ज़्यादा नुकसान होता है साइलेंट स्मोकिंग से। अतः हमें इसे त्यागना चाहिए। अनेक व्यक्ति हरित गृह प्रभाव तथा भूमंडलीय ताप वृद्धि के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए। जो पेड़ काटने वाले व्यक्ति हैं उनको आप बताएं कि इससे क्या दिक्कतें हैं। अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उपोत्पाद होता है, जो वातावरण में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड निर्गमित करती है। सबसे ज़्यादा गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से निकलता है धुआं। जैसा पूर्व में बताया जा चुका है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, शक्ति संयंत्रों, भट्टियों तथा मोटर इंजनों में डीजल और पेट्रोल, जिसमें सल्फर तथा नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, के दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। कोयला जहाँ जहाँ जलाते हो, जैसे कि ये जो बिजली जल रही है हमारी, ये किससे आई है पता है? थर्मल पावर प्लांट से, और ये जलता है कोयले से। कोयला जलाते हैं, चिमनी से धुआं निकलते रहता है, आप देखे होंगे, है ना। इसके अलावा और भी भट्टियाँ हैं, उनमें भी यूज़ होती हैं कोयले का। इस तरह से डीजल पेट्रोल का उपयोग तो आप जानते ही हैं, जिससे SO2, SO3 ये सब निकलते हैं। SO2, NO2 ऑक्सीकरण के पश्चात जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान देते हैं, क्योंकि प्रदूषित वायु में सामान्यतः कणिकीय द्रव्य उपस्थित होते हैं जो ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। ये देखिए, SO2 जो है ऑक्सीकृत होकर के जल के साथ क्रिया करके H2SO4 बना रहा है। उसी तरह से NO2 भी ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके HNO3 बना रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये मुख्य उत्पाद होते हैं, ठीक है। इसमें अमोनियम लवणों का भी निर्माण होता है, जो वायुमंडलीय धुंध एरोसॉल के सूक्ष्म कण के रूप में दृश्यमान होते हैं। अब देखना कि जहाँ ज़्यादा प्रदूषण होता है, जैसे दिल्ली वगैरह है, आप ठंड के दिनों में सुनते होंगे कि दिल्ली और आसपास में बहुत कोहरा जमा हुआ है, तो ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं, प्लेन नहीं उड़ पा रही हैं। ये कोहरा जो होता है ना, ज़्यादातर ज़्यादा प्रदूषित शहरों में होता है, क्योंकि वहाँ पर धुआं जो है PAN बनाता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। हम उसके बारे में बात करेंगे आगे, है ना। तो कोहरा जो है, जिसको स्मॉग कहते हैं एक्चुअली, स्मॉग में क्या होता है, फॉग और स्मोक दोनों मिलके स्मॉग बनाते हैं। वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड तथा अमोनियम लवणों के एरोसॉल कण के फलस्वरूप नम विक्षेपण, वेट डिपोजिशन होता है। मतलब नमी के रूप में, मतलब जैसे ओस होता है ना, उस तरह से नमी के रूप में बारिश होती है ऑक्साइड और अमोनियम लवणों की। ठोस तथा द्रव
भूमि सतहों द्वारा SO2 सीधे अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म निक्षेपण होता है, ड्राई डिपोजिशन होता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में भी आते हैं धरती पे। अम्ल वर्षा कृषि, पेड़ पौधों आदि के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि यह इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलकर पृथक कर देती है। देखिए किस तरह से क्रिया कर रही है। अम्लीय जल में पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसके कारण से पौधे जो है वृद्धि नहीं कर पाते हैं। मनुष्यों तथा जानवरों में श्वसन अवरोध उत्पन्न करती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसा मैंने बताया था कि दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में बहुत लोग अस्थमा पेशेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें ये सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रही है। जब यह सतही जल के साथ बहकर नदी तथा झीलों तक पहुंचती है तो जलीय परिस्थितियों के पौधों एवं जंतुओं के जीवन को प्रभावित करती है। सभी जगह अम्लीय हो जाएगा। अम्ल वर्षा के कारण जल के पाइपों का संक्षारण होता है, जिससे आयरन, लेड, कॉपर आदि धातुएं घुलकर पेयजल में पहुंच जाती हैं। मान लो इस अम्लीय जल को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ज़्यादातर पाइपें तो लोहे की होती हैं, है ना, या फिर प्लास्टिक की होती हैं, PVC। तो वो चीज़ें घुल घुल करके आने लगती हैं पानी में, क्योंकि अम्ल इन चीज़ों को जल्दी घोल देता है और उसको फिर लोग पी रहे हैं। तो वो बहुत सारी बीमारियों, कैंसर वगैरह का बड़ा कारण बनते हैं। अम्ल वर्षा पत्थर एवं धातुओं से बनी संरचनाओं, भवनों आदि को नष्ट करती है। हमने अभी देखा था, बताया था, हमारे देश में ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारतें अम्ल वर्षा से दुष्प्रभावित हो रही हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बता चुका हूँ। क्रियाकलाप 1, आप अपने नज़दीकी क्षेत्रों के जल से विभिन्न नमूने एकत्र करके उनकी pH ज्ञात करें। pH ज्ञात क्या करते हैं, एक लिक्विड आता है, ठीक है, वो 350-400 रुपये का आधा लीटर का लिक्विड आता है वो। तो एक कांच के गिलास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें 4-5 बूंदे वो लिक्विड की डाल दीजिए, तो पानी का रंग बदल जाता है। जो अम्लीय जल होता है वो थोड़ा सा लाल हो जाता है और न्यूट्रल वाला हल्का हरापन लिए होता है, और क्षारीय जल जो होता है वो नीले नीले कलर का हो जाता है। तो उससे हम अम्ल और क्षार की उपस्थिति, पानी के pH की मात्रा हम जान सकते हैं। और इसको आजकल टेस्ट करके पीने की भी सलाह दी जाती है कि आप अम्लीय जल ना पिएं, क्योंकि अम्लीय जल जो होता है शरीर के पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता है। आपका जो ब्लड है वो हल्का क्षारीय है, 7.4 pH, और अब आप उसमें अम्लीय जल डाल रहे हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है, जिसमें कैंसर भी एक बड़ी बीमारी है। तो अगर कोई व्यक्ति क्षारीय जल पी रहा है ना, तो उसको जल्दी से कैंसर नहीं हो पाएगा, और दूसरी बीमारियां भी बहुत सारी नहीं होती। इसलिए आजकल एक कंसेप्ट आया है कंगन वाटर का। मैं उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लगवाया हूँ अपने घर में, तो मैं थोड़ा सा उसकी बेहतर कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ। वो जो है अम्लीय जल को क्षारीय जल में बदल देता है, और उसको पीने से ना काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील होता है। तो वो एक अच्छा कंसेप्ट है, हालांकि महंगी मशीन है, 3 लाख रुपए की मशीन है वो। तो वो मैं बता रहा था आपको कि क्षारीय जल पीने से स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है उससे। परिणामों की चर्चा अपनी कक्षा में करें। आइए इस बात पर चर्चा करें कि अम्ल वर्षा को कम कैसे किया जाए। सीधे से प्रदूषण कम करिए, कम हो जाएगा। वायुमंडल में SO2 और NO2 के उत्सर्जन को कम करके अम्ल वर्षा को कम किया जा सकता है। हमें यातायात के व्यक्तिगत साधनों का कम प्रयोग करना चाहिए तथा शक्ति संयंत्रों एवं उद्योगों में कम सल्फर मात्रा वाला जीवाश्म ईंधन काम में लेना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो BS4, BS6 ये जो आप सुनते हैं गाड़ियों में, ये सल्फर उत्सर्जन की मात्रा को लेकर के ही बनाए गए नॉर्म्स हैं, उसके नियम हैं। सबसे शुरू में जब BS1 आया था 1990 के दशक में, तो सल्फर का जो उत्पादन था 150 ppm तक अलाउ किया गया था। उस समय वो 250-300 ppm निकलता था सल्फर गाड़ियों के धुएं में। अब जब वो धीरे धीरे कम किया गया, BS2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, तो 6 के आते आते तक वो 150 ppm की सल्फर जो है अब सिर्फ 10-12 ppm तक उतर चुका है। मतलब सल्फर का उत्पादन इतना कम हो गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब 150 था तब एक गाड़ी थी, ठीक है, वो एक गाड़ी 150 उत्पन्न कर रही थी। अब जब वो 10 हो गया है तो 15 गाड़ियां हो गई हैं, तो हो तो गया ना 150, और 15 से भी ज़्यादा हो गई, 50-60 गाड़ियां हो गई हैं। इसलिए हमेशा जो है प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम ये है। हमें कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस का प्रयोग या कम सल्फर से युक्त कोयले को ईंधन के रूप में काम में लाना चाहिए। अब बात यह है कि कोयला की क्वालिटी क्या है।
कोयला की भी 2-3 क्वालिटी होती है, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, ये सब क्वालिटी होती है ना उसकी। वो सल्फर की मात्रा पे ही है, वो जिसमें सल्फर की मात्रा कम हो और कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो वो अच्छा कोयला माना जाता है, और जिसमें सल्फर ज़्यादा हो कार्बन कम हो तो खराब कोयला माना जाता है। अब विडम्बना ये है कि भारत में जितने भी कोयला खदानें हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं, उधर झारखंड में बहुत सारी हैं, तो इन कोयला खदानों से जो निकल रही कोयला है ना, उसकी क्वालिटी ख़राब है। वो ज़्यादातर लो क्वालिटी कोयला है जिसमें सल्फर ज़्यादा है, और इसी को जला जला करके हमें बिजली पैदा कर रहे हैं, इसलिए प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। ये समस्या है। कार में उत्प्रेरकीय परिवर्तक उपयोग में लेने चाहिए। ये क्या चीज़ है पता है? इसको कैटेलिटिक कन्वर्टर कहते हैं। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि जो विषैली गैसें हैं ना, जो ऑक्सीकृत नहीं हो पाया है, कम ऑक्सीकृत हुआ है और धुएं के रूप में निकल रहा है, उसको वो अधिक ऑक्सीकृत कर देता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा भर देता है, तो वो धुआं जो है CO2 वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण है कि आजकल आप जो नई गाड़ियाँ हैं, देखना आप कार वगैरह जब स्टार्ट होती है तो उसके साइलेंसर से ना धुआं निकलता नहीं दिखता। हाथ लगाएंगे तो हवा निकलते महसूस होगी, लेकिन धुआं निकलते नहीं दिखता, क्योंकि इन सब में ना कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। जो पेट्रोल से जलने से जो धुआं निकल रहा है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है, वो ऑक्सीकृत कर देता है और धुआं को साफ कर देता है। वह वायुमंडल में उत्सर्जित धूम्र के प्रभाव को न्यूनतम कर सके, है ना, वो कम कर देता है। उत्प्रेरकीय परिवर्तक का प्रमुख अवयव सिरेमिक निर्मित मधुकोश होता है, जिस पर दुर्लभ धातुओं जैसे पैलेडियम, प्लेटिनम या रोडियम की परत चढ़ी होती है। बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर लिखा है, आप थोड़ा देखिए। सिरेमिक निर्मित, सिरेमिक तो आप जानते होंगे, और कप प्लेट वगैरह भी सिरेमिक के बने होते हैं। मधुकोश, मधुकोश क्या है पता है? मधुमक्खी का छत्ता, उसमें से कैविटी बना होते हैं, वैसे ही ये बना होता है प्लेट, जिसमें छोटी 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 कैविटी टाइप की बनी होती है, और इसमें इन धातुओं की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की क्रिया करा सके वहाँ पर। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। निर्गमित गैस जिसमें बिना जला हुआ ईंधन CO तथा NO होते हैं को जब 573 केल्विन पर उत्प्रेरकीय परिवर्तक में से गुजारा जाता है, तब यह इन्हें CO2 और N2 में परिवर्तित कर देता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर। हम मृदा में चूर्णी चूना पत्थर मिलाकर मृदा की अम्लता को कम कर सकते हैं। चूंकि चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी में घुल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है, तो अगर अम्लीय हो गया है आपके खेतों में, मिट्टियों में, पानी में अम्ल ज़्यादा हो गया है, तो उसमें आप चूना डाल करके आप उसको थोड़ा सा न्यूट्रल या क्षारीय बना सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति अम्ल वर्षा तथा इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में नहीं जानते हैं। हम उन्हें सूचनाएं देकर के जागरूक कर सकते हैं तथा प्रकृति को बचा सकते हैं। आप अकेले शुरुआत करें, क्योंकि जो अकेले चलता है एक दिन उसके पीछे कारवां होते हैं। कारवां का मतलब क्या होता है पता है? मरुस्थल में जो चलते हैं ना, तो वो जो पूरा ग्रुप चलता है मरुस्थल में एक कहीं जाने के लिए, उसे कारवां कहते हैं। तो एक अकेला आदमी जब कोई काम शुरुआत करता है तो उसके पीछे बहुत लोग आने लगते हैं। अगर आप 4 पौधे ला के लगाने लग जाओगे तो कोई ना कोई आके आपको जरूर मिलेगा, अरे पौधे लगा रहे हो, मैं भी लगाने में हेल्प करता हूँ, इस तरह से। तो कुछ लोग और जुड़ते जाते हैं। मैंने किया इस चीज़ को, काफ़ी पौधे हमने लगाए हैं, आप भी शुरुआत करें। ताजमहल एवं अम्ल वर्षा। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि सीमेंट फैक्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, इनसे निकले हुए जो गैस हैं प्रदूषण, उससे अम्ल वर्षा हुई और ताजमहल खराब हुआ। आगरा शहर में स्थित ताजमहल के चारों ओर की वायु में सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता उपस्थित है। यह इस क्षेत्र के चारों ओर अधिक मात्रा में शक्ति संयंत्र, मतलब कि पावर हाउस जो बिजली पैदा करता है, एवं उद्योगों के कारण से है, जिसमें सीमेंट फैक्ट्री थी। हालांकि सीमेंट फैक्ट्रीज बंद कर दी गई हैं। घरेलू कार्यों में ईंधन के रूप में न्यून गुणवत्ता वाला कोयला, केरोसिन, लकड़ी, इनका उपयोग करने पर यह समस्या बढ़ती है। देखिए, आप लोग तो पता नहीं देखें कि नहीं देखें, हम तो इन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर कोयला उत्पादन होता है। तो कोयला उत्पादन होता है तो लोग क्या करते हैं, जो गरीब तबके के मजदूर वगैरह लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, कोयला को उठा लेते हैं कहीं ना कहीं से और बोरियों भर के बेचते हैं लोगों के घरों में। अब लोग क्या करते हैं, उसको सिगड़ी में डालते हैं, कोयला जला लेते हैं। तो कोयला ना आग पकड़ने से पहले बहुत देर तक धुआं मारते रहता है, बहुत ज़्यादा धुआं देते रहता है। वो धुआं जो है ना बहुत खतरनाक होता है। ये शायद आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा सिगड़ी जलते हुए, तो आपको ये बात पता होगा। जिसके फलस्वरूप अम्ल वर्षा ताजमहल के संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करती है, मैंने पहले बताया है।
कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट H2CO2 तथा संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने वाले इस अद्भुत स्मारक को हानि पहुंचाती है। हम इसको अभी तक नहीं रोक पाए, पता है। अम्ल वर्षा के कारण यह स्मारक धीरे धीरे क्षत हो रहा है तथा अपना प्राकृतिक रंग आभा खोता जा रहा है। लोग बताते हैं आज से जो 50 साल 60 साल 100 साल पहले जो गए थे, अब 100 साल वाले तो जिंदा नहीं है, लेकिन 50-60 साल पहले जाने वाले लोग जरूर बताते हैं कि वो ना एक समय बहुत सफ़ेद था एकदम, मतलब आंखें नहीं टिकती थी उसमें, दिन में अगर देखोगे तो इतना सफ़ेद था, और अब देखोगे तो पीलापन आ गया है। आप लोग पता नहीं गए हैं कि नहीं, मेरे को जाने का मौका मिला है 1-2 बार, तो वो पीलापन हो गया है, एकदम पीला पीला दिखता है वो एकदम। इस स्मारक को नष्ट होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1995 में एक कार्य योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। मथुरा तेल शोधन संयंत्र ने विषैली गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में ही उपयुक्त कदम उठा लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा है। इस योजना के अंतर्गत ताज ट्रेपेजियम की वायु को स्वच्छ करना है। ताज ट्रेपेजियम का मतलब ताजमहल के आसपास, इस क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, भरतपुर नगर शामिल है। भरतपुर जो है तो राजस्थान में, लेकिन वो आगरा के बहुत पास में है। अगर आप आगरा से जयपुर जाएंगे तो बीच में भरतपुर पड़ता है, मतलब थोड़ा सा आगे भरतपुर पड़ता है, वो राजस्थान में है। वहीं पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव, जहाँ पर विदेशी पक्षी साइबेरिया से आते हैं, बगुले जैसे होते हैं ना, जिसको साइबेरियन क्रेन कहते हैं, वो आते हैं मेहमान बन के ठंड के दिनों में। इसके अनुसार ट्रेपेजियम स्थित 2000 से भी अधिक उद्योग ईंधन के रूप में कोयला और तेल के स्थान पर प्राकृतिक गैस अथवा LPG का उपयोग करेंगे। इसके लिए एक नई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसकी सहायता से इस क्षेत्र में प्रतिदिन 5 लाख घन मीटर प्राकृतिक गैस लाई जाएगी। ये सब प्रक्रिया शुरू की गई है। ये चूँकि ये बुक तो 10-15 साल पहले की लिखी गई है ना, तो उस समय से शुरू की गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रभावी रहा है कि ताजमहल को बचा सके। शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे दैनिक जीवन में कोयले, केरोसिन अथवा लकड़ी के स्थान पर LPG का ही उपयोग करें। खैर ये तो अब थोड़ा सा हो गया है कि LPG ही ज़्यादातर घरों में यूज़ होता है, लेकिन जो सिगड़ी जलाते हैं, जैसा मैंने कोयले के बारे में बताया था, वो अभी भी समस्या है। इसके अतिरिक्त ताज के आसपास के राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात के साधनों में कम सल्फर से युक्त डीजल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो अब उधर सब CNG लागू हो गया है, तो शहरों में तो ज़्यादातर गाड़ियाँ अब CNG से चल रही हैं, तो थोड़ी समस्या कम हुई है जरूर, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ है। अब है कणिकीय प्रदूषक। कणिकीय प्रदूषक का मतलब क्या है? जो कण के रूप में हवा में रहते हैं, ठीक है, और वो मीडियम साइज के कण होते हैं जो नीचे नहीं बैठते। जैसे आपने धूल के कणों को देखा है, जैसे कोई गाड़ी चलते रहती है तो उसके पीछे पीछे बहुत धूल उड़ता है, लेकिन वो धूल धीरे धीरे बैठ जाता है। लेकिन इसी तरह के कण जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, इनसे वो हवा में ही रहते हैं। जैसे आपके घर में आप देखना, कई बार किसी झिर्री वगैरह से, किसी होल वगैरह से सनलाइट अंदर आती है दिन में, तो उस रास्ते को देखना जिसमें सनलाइट आ रही है, तो उसमें छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हुए दिखते हैं आपको। ऐसे देखेंगे तो आपको साफ सुथरा नजर आ रहा है, लेकिन उसमें आपको धूल के कण दिखेंगे। बस ये हैं कणिकीय पदार्थ जो हवा में रहते हैं। इसमें न सिर्फ धूल के कण, बल्कि बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, फंगस वगैरह के, है ना, या बैक्टीरिया वगैरह के स्पोर्स वगैरह होते हैं, तो ये कणों के रूप में होते हैं। और ये दूसरे प्रदूषक के जैसे ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि आप इनको नहीं रोक सकते। अब मास्क लगाएंगे तो कितना मास्क लगाएंगे भाई, मास्क में भी कोई ज़्यादा रोकने वाली बात नहीं हो पाती। कणिकीय पदार्थ वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रवी बूंद होते हैं, या मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के धूम्र, धूल कण तथा उद्योगों की राख होती है। ये जो चिमनी से धुआं निकलते दिखता है पावर हाउस में, आप लोग देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले होंगे तो आप जरूर देखे होंगे। तो आजकल जो धुआं निकलता है वो सफ़ेद रंग का होता है। आज से 20-30 साल पहले वो काले रंग का धुआं होता था, क्योंकि उसमें सारा कार्बन निकल जाता था धुएं में, और वो बहुत खतरनाक था, वो शूट कहलाता था, और वो कैंसर का कारण भी था। बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिए गए, तो कार्बन कण तो रुकने लग गए, लेकिन बाकी कण जो हैं वो अभी भी उसमें उपस्थित रहते हैं कार्बन के अलावा, तो वो खतरनाक होते हैं। वायुमंडल में कणिकाएं जीवित अथवा अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित कणिकाओं में जीवाणु, कवक, फफूंद, एक कवक और फफूंद तो एक ही चीज़ है, पता नहीं दोनों अलग अलग क्यों लिखा है, शैवाल आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है।
हवा में पाए जाने वाले कुछ कवक मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ये पौधों के रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। न सिर्फ एलर्जी बल्कि दांत खाज खुजली ये उत्पन्न कर सकते हैं। एस्परजिलोसिस होता है, लंग का कैंसर, वो उत्पन्न कर सकते हैं, फंगस, है ना। पौधों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि गेहूं में होता है ब्लैक रस्ट, है ना, पक्सीनिया के द्वारा। ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, वाइट रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, स्मट है, ये सब फंगस के द्वारा होता है। कणिकाओं को उनकी प्रकृति एवं आकार के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, धूम कणिकाओं में ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं जो कार्बनिक द्रव्य के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं, जैसे सिगरेट का धुआं, जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त धुआं, गंदगी का ढेर, सूखी पत्तियां, तेल, धूम्र आदि के जलने से। तो इसमें ठोस के अलावा द्रव के भी कण होते हैं और ये धुएं में होती है, जो धुएं ये सब निकल रहे हैं यहाँ से। दूसरा, धूल में बारीक छोटे कण, व्यास है 1 से 4 माइक्रोन मीटर से ऊपर होते हैं, जो ठोस पदार्थों के पीसने, कुचलने एवं आरोपण से बनते हैं। जैसे ब्लास्ट से प्राप्त बालू, लकड़ी के कार्य से प्राप्त लकड़ी का बुरादा, कोयले का बुरादा, कारखानों से उड़ने वाली राख एवं सीमेंट, धुएं के गुबार आदि इस प्रकार के उत्सर्जन के कुछ प्रारूपिक उदाहरण हैं। जैसे आप लोग कभी क्रेशर देखे होंगे शायद। क्रेशर क्या होता है? बड़े पत्थरों को टुकड़ों में तोड़ के गिट्टी बनाई जाती है, उसे क्रेशर कहते हैं। तो वहाँ ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ते रहता है और वहाँ पर जो काम करते हैं लोग, वो लोग कितना भी मास्क लगाएंगे और कुछ भी गमछा वगैरह लगाएंगे, उसके बावजूद जो है उनके सांस में जाता है वो धूल, और वो तरह तरह के लंग डिजीज से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि पूरा लंग चोक हो जाता है उनका, इतना खतरनाक होता है। तो ये भी उसी कैटेगरी में आएगा। फैले हुए द्रव्य कणों एवं वाष्प के हवा में संघनन से कोहरा उत्पन्न होता है। मैंने बताया कि कोहरा जो होता है वो प्रदूषण से उत्पन्न होता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का कोहरा तथा शाकनाशी एवं कीटनाशी जो अपने लक्ष्य से भटककर हवा से गमन करते हैं एवं कोहरा बनाते हैं। क्योंकि हम तरह तरह के कीटनाशी, शाकनाशी को हम छिड़कते हैं, तो वो नीचे जितना छिड़काया हो तो ठीक है, जो हवा में उड़ा वो भी बहुत खतरनाक होता है और वो सांस में अंदर जाता है तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। आपको बता दें कि गांव में हमारे किसान भाई बेचारे अपने फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए तरह तरह के इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं। वो नीचे ज़मीन में जाता है, पानी में घुलता है और पीने वाले स्रोत में चले जाते हैं। तो वो जो किसान भाई जो कीड़ों को मारने के लिए दवा छिड़क रहे हैं, उस दवा को खुद पीते हैं फिर। और यही कारण है कि आज गाँवों में भी कैंसर जैसे, हार्ट अटैक है, ये सब की बहुत सारी बीमारियां आजकल फैल रही हैं और गांव में ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं खेतों में, वो उनके ही पानी में जा रहा है, तो समस्या वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। धूम्र साधारणतया वाष्पों के ऊर्ध्वपातन, आश्वन, क्वथनन एवं अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान संघनन के कारण से बनते हैं। धूम्र, ठीक है, मतलब कोई चीज़ उड़ रहा है वाष्प के रूप में, प्रायः कार्बनिक विलायक, धातुएं एवं धात्विक ऑक्साइड धूम्र कणों का निर्माण करते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं पता है? जो इनकी फैक्ट्री है, जैसे एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, आयरन फैक्ट्री है, स्पंज, आयरन स्पंज, इनमें से। कणिकीय प्रदूषकों का प्रभाव मुख्यतः उनके कणों के आकार पर निर्भर करता है। हवा में ले जाने वाले कण जैसे धूल, धूम, कोहरा आदि मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 5 माइक्रोन से बड़े कणिक प्रदूषण नासिका द्वार में जमा हो जाते हैं, जबकि लगभग 1 माइक्रोन के कण फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक में जो गीलापन है, म्यूकस, वो इन कणों को रोकने की कोशिश करता है। तो थोड़े बड़े कण तो रुक जाते हैं उससे, जिसमें नाक में मैल बन जाता है, लेकिन छोटे कण, 5 माइक्रोन से छोटे कण, 1 माइक्रोन के आसपास के कण, ये लंग में चले जाते हैं, उनको नहीं रोक पाता है। और लंग में जाके क्या करता है कि जो कूपिकाएँ हैं, उनमें जो छिद्र है जिससे हवा ब्लड में जाती है, उनको बंद कर देते हैं, तो लंग बंद होने लगता है आपका। वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। लेड युक्त पेट्रोल भारतीय शहरों में वायु धारित लेड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत था। ये था, मैंने कहा ना कि ये जो बुक है वो 15-20 साल पहले लिखी गई है।
देखिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ क्या चीज़ है, थोड़ा आप समझ लेंगे। आज से 20-22 साल पहले तक, यानी सन 2000 तक, अभी 2022 चल रहा है, 2000 तक पेट्रोल में एक केमिकल डाली जाती थी। उस केमिकल का नाम था टेट्राएथिलेट। टेट्राएथिलेट एक केमिकल डाली जाती थी। क्यों डाली जाती थी? ताकि पेट्रोल इंजन में बढ़िया से जल सके और इंजन को कोई नुकसान न पहुँचे, जिसको नॉकिंग कहते हैं। अगर वो नहीं डालते हैं तो नॉकिंग होती है इंजन में, जिससे इंजन थोड़ी जल्दी खराब होती है। तो इंजन को बचाने के लिए टेट्राएथिलेट पेट्रोल मिला के डाला जाता था। अब उससे क्या होता था कि ये जो लेड है ना, वो जल करके धुएं के साथ बाहर आता था, और हवा में लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती थी। उसको सांस में लेने से लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बोन सब कुछ खराब होता था इंसान का। मतलब इंजन को बचाने के लिए आप अपने इंजन को खराब कर रहे थे। फिर सन 2000 में डिसाइड किया गया कि हम इसको केमिकल को नहीं डालेंगे पेट्रोल में, और तब से कंसेप्ट आया अनलेडेड पेट्रोल का। तो उस समय तो पेट्रोल पंप में जो लिखा रहता था ना, वहाँ पर अनलेडेड पेट्रोल लिखा रहता था। अब धीरे धीरे मशीनें बदल गई जिसमें लिखा था, तो अब वो नहीं लिखा रहता, लेकिन अब वो अनलेडेड पेट्रोल ही है। तो कम से कम इससे छुटकारा मिला लोगों को। अभी धीरे धीरे इंजन को भी इस तरह से विकसित किए गए ना सारे गाड़ियों के, कि उसको नॉकिंग से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े, इंजन जल्दी ख़राब ना हो। आजकल गाड़ियों के इंजन कहाँ ख़राब होते हैं जल्दी से, बहुत दिन तक चलते रहते हैं, 8 साल 10 साल तक चलते हैं, तो नहीं होता इंजन ख़राब। पहले होता था, 2 स्ट्रोक जो इंजनें होती थी वो ज़्यादा ख़राब होती थी। अधिकतर शहरों में लेड विहीन यानी शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करके इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं के विकसित एवं परिपक्व होने में लेड बाधा उत्पन्न करता है। देखिए कि आरबीसी नहीं बन पाता था, लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फिर अब है धूम कोहरा, स्मॉग। स्मॉग 2 शब्दों से बना है, स्मोक, ठीक है, प्लस फॉग, ये 2 शब्द से बना है। धूम्र कोहरा। कोहरा तो आप जानते हैं, विशेषकर ठंड के दिनों में समस्या देखने को मिलती है कि एकदम धुंध छा जाता है, कोहरा छा जाता है, आपको गाड़ियाँ चलाने में दिक्कत होती है, दिखती नहीं है दूर तक, है ना। तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रदूषित शहरों में होती है, हर जगह ही नहीं होती, या फिर बहुत ठंडी जगह है तो कहीं कहीं ज़्यादा होती होगी, नहीं तो नहीं होती है। हमारे शहरों की तरफ नहीं होती है, कम होती है कभी कभी। तो इसमें जो है, जो धुआं है ना, वो जल वाष्प के साथ मिल करके और ठंडे में संघनित होकर के कोहरा बनाती है। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि हवा में नमी है, जल वाष्प, उस जल वाष्प में धुआं मिल गया और फिर जल वाष्प संघनित हो गया, संघनित होकर पूरा तो जल नहीं बना, लेकिन वो जल के कण बन गए, वो हवा में है, बस वो होता है स्मॉग। सबसे पहले लंदन में देखा गया था इसको 1850 के आसपास में, और उससे 4000 लोग मरे थे, ठीक है। उसके बाद उधर न्यूयॉर्क में दिखा था। तो ये ठंडी गर्मी, हालांकि स्मॉग जो है 2 प्रकार का होता है, जो ठंडे में बनता है, जो गर्म में बनता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में, तो 2 प्रकार का होता है, ज़्यादा ठंडे में बनते हैं। और ये स्मॉग जो है ना, कोहरा जो वो वाला बनता है स्मॉग वाला, वो इतना खतरनाक होता है कि इसको सांस में लेने से लंग खराब हो जाएगा, बोन, किडनी, हार्ट सब कुछ खराब होगा, और पत्तियाँ जो होती हैं पौधों की वो झड़ जाती हैं, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, मतलब सब कुछ को नुकसान। अब वहाँ पर रहना सोचिए कितना नुकसानदायी हो सकता है। धूम कोहरा, धूम और कोहरे से मिलके बना है। ये देखिए मैंने कहा ना, स्मोक प्लस फॉग। विश्व के अनेक शहरों में प्रदूषण इसका आम उदाहरण है। धूम्र कोहरे 2 प्रकार के होते हैं। पहला, सामान्य धूम कोहरा जो ठंडी नम जलवायु में होती है। धूम कोहरे एवं सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ये देखिए मैंने कहा ना, कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि धुआं में होता है। रासायनिक रूप से यह एक अपचायक मिश्रण है। अपचायक मतलब सामने वाले को अपचयित कर देगा, अतः इसे अपचायक धूम्र कोहरा भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। जब उसमें जो कोहरा है उसमें प्रकाश पड़ता है तो उससे बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग। उसको पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट प्लस ओजोन भी कहते हैं, PAN प्लस ओजोन, ये बनते हैं उसके साथ। ये केमिकल का नाम है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN और ओजोन। और ये चीज़ें हैं ना, ये तो बहुत नुकसानदायी है, मतलब पौधों को तो एकदम बर्बाद कर देता है, इंसानों को, जानवरों को, सबको एकदम बर्बाद कर देगा ये।
जब जीवाश्म ईंधनों का दहन होता है तब पृथ्वी के वातावरण में कई प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इनमें से 2 प्रदूषक हाइड्रोकार्बन अदहित ईंधन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड है। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो ठीक से नहीं जल पाए, इंजन से धुएं के रूप में निकल गए, और नाइट्रिक ऑक्साइड। जब इन प्रदूषकों का स्तर पर्याप्त ऊंचा हो जाता है तब सूर्य प्रकाश से इनकी अन्योन्य क्रिया के कारण श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिसमें NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए, NO NO2 में बदल गया। अब NO2 सूर्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर, अरे यार एक पेज इसमें तो गायब हो गया लग रहा है कहीं पर। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आ गया। सूर्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड एवं मुक्त ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। ये देखिए बहुत खतरनाक चीज। NO2 फिर से NO में बदल जाती है सूर्य प्रकाश से, और O क्या है? अब ये नवजात ऑक्सीजन है जो बहुत तेजी से किसी से क्रिया करेगी। अब ये कैसे क्रिया करेगी? तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है, देखिए O2 से क्रिया करती है और O3 बनाती है ओजोन। अब आप कहेंगे सर ओजोन तो अच्छा चीज़ है कि हमको प्रकाश पराबैंगनी किरणों से बचाती है, लेकिन वो ओजोन अलग है। वो ओजोन तो ऊपर बनते रहती है, लेकिन ये ओजोन जो धरती के पास में बनती है ना, ये पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत नुकसानदायी होता है। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीजन परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ओजोन में परिवर्तित हो सकता है। उपयुक्त अभिक्रिया में निर्मित ओजोन शीघ्रतापूर्वक अभिक्रिया 1 में विरचित NO के साथ अभिक्रिया कर पुनः NO2 बनाती है। NO2 एक भूरी गैस है जिसका उच्च स्तर धुंध का कारण हो सकता है। ये देखिए, ये NO को ओजोन फिर से NO2 में बदल गया, फिर से ऑक्सीजन बन गया। ये प्रक्रिया चल रही है बार बार, जिसके कारण से भूरे रंग की गैस बनती है। मतलब जो धुंध है ना, ऐसे लाल लाल टाइप का दिखेगा आपको, ये वाला धुंध ऐसे लालीपाम बना गई है हवा में, इस टाइप का दिखेगा। ओजोन एक जहरीली गैस है। NO2 एवं ओजोन दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक हैं। इस कारण प्रदूषित वायु में उपस्थित अदहित हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई रसायनों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन एवं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN, ये देखा गया, का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोकार्बन में जो नहीं जला मीथेन वगैरह है, इसके साथ ओजोन ने क्रिया किया, फॉर्मेल्डिहाइड बनाया और H2O बनाया, है ना। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह है या कोई भी एल्डिहाइड है ना, ये आगे क्रिया करके एक्रोलीन बना रही। देखिए, ये देखिए एक्रोलीन बन गई, CH2CH CHO एक्रोलीन बना लिया। और इसके साथ में एक बना PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये बना, ये PAN है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये जहरीली गैस है। तो इनके फार्मूले को ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। CH3COOO ये ऐसा बना हुआ है PAN। अब है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के प्रभाव। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत जहरीली चीज़ है, सब चीज़ को नष्ट करने में लग जाएगी, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, मानव के अंगों को, सबको। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के सामान्य घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड एवं PAN हैं। ये देखिए, धूम्र कोहरे में ये सारी चीज़ें हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के कारण भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। ओजोन एवं नाइट्रिक एसिड नाक एवं गले में जलन पैदा करते हैं, जलने लगेगा पूरा नाक वगैरह, आंखें भी। इनकी उच्च सांद्रता से सर दर्द, छाती में दर्द, गले का शुष्क होना, खांसी एवं श्वास अवरोध हो सकता है। ये सब चीजें हैं जो श्वसन से संबंधित रोग हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा रबर में दरार उत्पन्न करता है, पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इससे गाड़ियों के टायर खराब हो जाएंगे, पता है। यह धातुओं, पत्थरों, भवन निर्माण के पदार्थों एवं रंगी हुई सतहों, पेंटेड सरफेसेस का क्षय भी करता है। तो जो भवन वगैरह हैं उनके पेंट पॉलिश को भी ये नष्ट करता है। ठीक है, इसलिए भवन के बाहरी साइड में आप देखना कि जल्दी जल्दी खराब होती है पेंट, है ना। ये देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं जो गाड़ियों वगैरह से निकल रहे हैं,
प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनाए जो हल्के भूरे रंग का है, उसको इस तरह से दिखाया गया है। इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो इसका भी वही नियंत्रण है कि भाई आप जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम करो, है ना। गाड़ियों को आप बैटरी से चलाओ या सोलार से चलाओ। फ्यूचर में होगा, मैंने जैसा बताया है कि 20 साल बाद जो है सारी गाड़ियाँ चल चुकी रहेंगी। वैसे तो भारत में अभी जो भारत सरकार है वो टारगेट बनाई है कि 2028 से 30 के बीच में तक हम लोग ज़्यादातर गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रिप्लेस कर देंगे, ऐसा अनुमान है। क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक वाली आ रही हैं और सस्ती पड़ रही हैं, अगर क्योंकि अभी ना गाड़ियाँ जो बन रही हैं लिथियम आयन बैटरी उसमें लगती है और वो बैटरी थोड़ी महंगी है, क्योंकि लिथियम जो है वो थोड़ी महंगी धातु है। तब लिथियम की जगह ना दूसरे किसी धातु जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, इनका प्रयोग करके बैटरी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको एक एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे जो स्कूटी साइज़ की गाड़ी आती है, जो लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं बैटरी वाली गाड़ी, उसकी जो लिथियम आयन बैटरी है वो 20,000 रुपये की है। अगर वही सोडियम और पोटेशियम से बनी हुई बैटरी रहेगी ना तो 5,000 की आ जाएगी। तो गाड़ियों का रेट कम होगा, पता है, तो उससे लोग खरीद पाएंगे। जैसे भी कारें हैं तो टाटा वगैरह की 1-2 कारें आती हैं अभी जो इलेक्ट्रिक की हैं, तो वो बहुत महंगी हैं, 10-12 लाख से स्टार्ट है उनकी, जबकि 4 लाख 5 लाख की गाड़ियाँ आती हैं दूसरी। तो आप वो सस्ती गाड़ियाँ बनाएंगे ना तो लोग उसी को खरीदेंगे और वो सस्ती भी पड़ेगी, फिर सोलर से चार्ज करेंगे अपन उसको। तो इनको नियंत्रित करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यदि हम प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के प्राथमिक पुरोगामी जैसे NO2 हाइड्रोकार्बन को नियंत्रित कर दें तो द्वितीयक पुरोगामी यानी ओजोन और PAN और प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा स्वतः ही कम हो जाएगा। प्रदूषण कम करना है। सामान्यतः स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरित परिवर्तक उपयोग में लाए जाते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को रोकते हैं। तो जैसा मैंने बताया वही पहले भी बात कर चुके हैं। कुछ पौधों जैसे पाइनस, जूनिपेरस, क्वर्कस, पायरस और वाइटिस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपापचय कर सकते हैं का रोपण इस संदर्भ में सहायक हो सकते हैं। जैसे देखिए पाइनस के पौधे हैं, ये जम्मू कश्मीर में होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उधर ना ये कोहरे वगैरह की समस्या कम है, जबकि जम्मू कश्मीर में ठंड कितनी पड़ती है, उसके बावजूद वहाँ ज़्यादा कोहरा नहीं बनता। जबकि दिल्ली में बहुत कोहरा बनता है क्योंकि वहाँ पर ये प्रदूषण ज़्यादा है। मुंबई में भी कोहरा बनता है ना। तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं ये सब पौधों को भी लगा के। समताप मंडलीय प्रदूषण, ओजोन का विरेचन एवं विघटन। तो जैसा मैंने बताया है कि समताप मंडल जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर तक तो अपना क्षोभ मंडल है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, उसमें 23-25 किलोमीटर से स्टार्ट होता है ओजोन और चला जाता है 40 किलोमीटर तक ऊपर। ये ओजोन जो है ना ये बनता भी रहता है, नष्ट भी होता रहता है। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन बनाते रहती हैं, और ओजोन जो है CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब के कारण से टूटते भी रहते हैं। तो बनने और टूटने की प्रक्रिया तो हमेशा से चल रही है, लेकिन अगर टूटने की प्रक्रिया ज़्यादा हो गई है जो पिछले करीब 100 सालों में हुई है, तो फिर ओजोन नष्ट होने लग गई है। उसी से ओजोन होल बोलते हैं। ओजोन होल का मतलब क्या है कि उस जगह पे ओजोन का जो लेयर है जो करीब 15-20 किलोमीटर मोटी लेयर है वो पतली हो गई, अब उसमें ओजोन कम रह गया है, तो वहाँ पराबैंगनी किरणें आने लग गई। अब पराबैंगनी किरणें आई तो वहाँ का तापमान बढ़ा, वहाँ जीव जंतुओं को दिक्कतें होनी शुरू हुई। और पता है ये सबसे पहले ना साउथ पोल में देखा गया था, साउथ पोल अंटार्कटिका में, और फिर उसके बाद नॉर्थ पोल में देखा गया। अब आप ये सोचिए कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो बहुत ठंडा है, वहाँ कोई फ्रीज AC का प्रयोग तो करता नहीं है, फिर ये वो वहाँ कैसे नष्ट हुआ? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे हम भारत है, चाइना है, जहाँ हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं फ्रिज का AC का, वहाँ से गैस उड़ा और उड़ करके वो पहुँचा अंटार्कटिका में, वहाँ के हवा में, और वहाँ चूँकि ठंड है तो वहाँ धीमी हो गई, वो उसकी गति धीमी हो गई, तो वहाँ रुक गया वो, एक प्रकार से रुक करके जल्दी क्रिया कर, ज़्यादा क्रिया कर पाया, तो वहाँ का ओजोन जल्दी नष्ट हो गया। मतलब हमने यहाँ उपयोग किया और नष्ट वहाँ हुआ। तो ये एक दूसरे पे पड़ने वाले प्रभाव हैं एक प्रकार से कि किस तरह से ये प्रभावित करते हैं लोग उनको, ओजोन को। ऊपरी समताप मंडल में ओजोन की प्रचुर मात्रा होती है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को, जो कि 225 नैनोमीटर है, से हमें बचाती है। देखिए पराबैंगनी किरणें ना 400 नैनोमीटर से नीचे शुरू हो जाती हैं,
ये तरंग दैर्ध्य है। 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर तक को हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, ये 400 से लेके 700 तक को हम देख सकते हैं। इसके नीचे आएंगे ना तो पराबैंगनी किरणें शुरू होती हैं। 400 से नीचे पराबैंगनी किरणें, और ये नीचे आते आते तक 100 तक आती है, तब तक हम इसको पराबैंगनी कहते हैं। और नीचे आ जाएंगे तो फिर एक्सरे, और नीचे आएंगे तो गामा रे, और नीचे आएंगे तो कॉस्मिक रे। तो जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य कम हो रहा है वैसे वैसे उसका पावर बढ़ रहा है। अब ध्यान रखेंगे, जिस विकिरण की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका पावर अधिक होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य कम, आवृत्ति ज़्यादा। तो पराबैंगनी किरणें 400 से नीचे शुरू हो जाती हैं और 100 तक आती हैं। तो इसमें ना जो ज़्यादा पावरफुल वाले हैं, 100 या 150 या 200 या उससे ऊपर, उनको तो वो ओजोन रोक लेता है, लेकिन 250 और इससे ऊपर वालों को नहीं रोक पाता है ओजोन। वो धरती पे आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है ना, जिसको अपन ए ग्रेड के कहते हैं। मतलब सी ग्रेड सबसे पावरफुल है, फिर बी ग्रेड उससे कम पावरफुल है, फिर ए ग्रेड सबसे कम पावरफुल है। तो ए ग्रेड आएगा तो हमको ज़्यादा नुकसान नहीं करता, बी और सी ग्रेड को ओजोन रोकता है। लेकिन अब ओजोन होने के कारण से वो बी ग्रेड जल्दी आने लग गया है, मतलब धरती पे ज़्यादा आने लग गया है। तो बी ग्रेड वाला जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है, उसी से स्किन कैंसर और दूसरे कैंसर हो रहे हैं लोगों को। ये विकिरण त्वचा कैंसर यानी मेलेनोमा के कारण बनते हैं। अतः ओजोन कवच को बचाए रखना महत्वपूर्ण है, और इसी से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा पावरफुल हैं, वो धरती पे आएंगी तो तापमान ज़्यादा बढ़ाएंगे वो, तो उनको नियंत्रित करना जरूरी है। पराबैंगनी विकिरणों की डाई ऑक्सीजन अणु से प्रतिक्रिया का उत्पाद समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है। ये देखिए, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें हैं इसकी ऊर्जा से ओजोन में बदलती है। ठीक है, प्लस ओ बना, ये ओ जो है फिर से एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ओजोन बनाता है। मतलब ओजोन का बनना चालू है, ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है अल्ट्रावायलेट से, लेकिन हम तोड़ भी रहे हैं, वो टूटना ज़्यादा तेजी से हो रहा है। पराबैंगनी किरण आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन में परमाणु में विघटित कर देते हैं। आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ये ऑक्सीजन परमाणु ओजोन बनाते हैं। ये देखिए, ये O2 है, पराबैंगनी किरण को ऑक्सीजन में तोड़ दिए, फिर ये ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन, ये O2 से क्रिया करके O3 बना रहे हैं। वही चीज़ मैंने अभी बताया था आपको, है ना। तो इस तरह से ओजोन बन रहे हैं। ओजोन उष्मागतिकीय रूप से अस्थायी होती हैं एवं आणविक ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। ओजोन भी टूट सकती है। इस प्रकार ओजोन के निर्माण एवं विघटन में एक गतिकीय साम्य स्थापित हो जाता है। अभी हाल ही के वर्षों में समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण से ओजोन की इस सुरक्षा परत में अवक्षय की सूचनाएं हैं, ज़्यादा तेजी से टूट रही हैं। और इसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक है CFC, जिसका उपयोग हम लोग फ्रिज और AC में करते हैं। आप लोग सुने होंगे ना कि फ्रिज का गैस उड़ गया, AC का गैस उड़ गया, दूसरा भरवाना पड़ेगा। कार में AC है, उसकी गैस उड़ गई, उसको भरवाना पड़ेगा। तो वही गैस है जो उड़ जाती है कहीं ना कहीं से, वही CFC है। ठीक है, अगर उसका उपयोग नहीं, उसका उपयोग बंद कर दें तो ये समस्या हल हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि बिना CFC के एयर कंडीशनर और फ्रिज जो हैं आते तो हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। मान लो जो एयर कंडीशनर आप 20, 25, 30 हज़ार का खरीदते हैं, अगर आप बिना CFC वाला खरीदेंगे तो 1 लाख रुपए का पड़ेगा। इसलिए लोग नहीं खरीदते हैं, और इसलिए उसका मार्केट भी नहीं जम पाया है। हाँ, गवर्नमेंट अगर इसको बंद कर दे पूरा कि हम इसका उत्पादन ही नहीं करेंगे, लो जिसको लेना है 1 लाख वाला लो, तो फिर आदमी लेगा ना कहीं से। तो गवर्नमेंट इसको बंद करना चाहिए इसको। लेकिन गवर्नमेंट क्या है ना, पब्लिक को नाराज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि पब्लिक उसको वोट नहीं देगी अगले बार, तो उसकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए पब्लिक को वो किसी भी तरह से जो है नाराज़ नहीं कर सकती, और इसलिए सब चीज़ें कड़ाई के रूप में नहीं लागू हो पाती हैं। CFC को फ्रियॉन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय, अज्वलनशील, विषहीन कार्बनिक अणु हैं। अतः इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण एवं कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में होता है। बताइए भला, बेकार कामों में भी इसका उपयोग हो रहा है।
CFCs एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की अन्य गैसों से मिश्रित होकर सीधे समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। समताप मंडल जिसमें ओजोन है, समताप मंडल में ये शक्तिशाली विकिरणों द्वारा अपघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक बनाती हैं। ये देखिए CFC CF2Cl2 ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरीन मुक्त करता है। ठीक है, और ये क्लोरीन क्या करता है, ये जो नवजात क्लोरीन है ये ओजोन के साथ क्रिया करके देखिए ऑक्सीजन बना दिया और ये क्लोरीन ऑक्साइड बनाया। अब ये क्लोरीन ऑक्साइड से फिर से क्लोरीन मुक्त हो जाता है और फिर से क्रिया करता है। तो एक ही क्लोरीन का जो परमाणु है ना 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। ये देखिए ये क्लोरीन ऑक्साइड बना, ये फिर से नेसेंट ऑक्सीजन से क्रिया करके O2 बना लिया और क्लोरीन मुक्त कर दिया। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक लगातार बार बार ये काम कर रहा है और ओजोन को नष्ट कर रहा है। तो बोलते हैं कि इसके रहते रहते 1 लाख ओजोन के अणु नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये जाके किसी दूसरे के साथ जुड़ करके स्थायी हो पाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब भारत जैसे गर्म देश जो है इसमें ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, तो आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए। हम किताबों में और न्यूज़ में हम कुछ भी लिखते हैं कि हमने ये प्रयास किया वो प्रयास किया, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ है अभी तक। वो सिर्फ पढ़ने की बात होती है, प्रयास नाम की चीज़ वहाँ पर कुछ खास नहीं हो पाई है। ठीक है, ओजोन छिद्र, तो जैसा मैंने कहा कि अंटार्कटिका में आर्कटिका में यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल में, देखिए नॉर्थ पोल को कहते हैं आर्कटिक और साउथ पोल को कहते हैं अंटार्कटिक। इन दोनों जगहों के ऊपर ओजोन लेयर नष्ट हो गया है। 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय, जिसे सामान्य रूप से ओजोन होल कहते हैं, के बारे में बताया। यह पाया गया है कि ओजोन छिद्र के लिए परिस्थितियों का एक विशेष समूह उत्तरदायी था। गर्मी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परमाणुओं एवं क्लोरीन परमाणुओं से अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो ओजोन क्षय को काफ़ी हद तक रोकता है। जबकि सर्दी के मौसम में, गर्मी में तो नहीं हो पा रहा है ज़्यादा काम, लेकिन मैंने कहा ना ठंड के दिनों में ज़्यादा दिक्कत होती है। सर्दी के मौसम में विशेष प्रकार के बादल, जिन्हें ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं क्योंकि वहाँ पर रुकी हुई है हवा। ये बादल एक प्रकार की सतह प्रदान करते हैं जिस पर बना हुआ क्लोरीन नाइट्रेट जल योजित होकर हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, ClO। अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन क्लोराइड से भी अभिक्रिया करके यह आणविक क्लोरीन देता है। तो ठंड के दिनों में ये क्लोरीन बन रहा है, ये देख सकते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल है, NO2 के साथ क्रिया करके नाइट्रो कंपाउंड बना रहा है ना। और जो ये क्लोरीन है ये मीथेन के साथ क्रिया करके HCl बना रहा है। तो ये जो कंपाउंड है ये H2O से क्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल को आगे HOCl बना रहा है, HNO3 बना रहा है। और ये हाइपोक्लोरस का नाइट्रो कंपाउंड ये HCl से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त कर रहा है, ये देख सकते हैं। बसंत में अंटार्कटिका पर जब सूर्य का प्रकाश लौटता है तब सूर्य की गर्मी बादलों को विखंडित कर देती है और HOCl तथा Cl2 सूर्य प्रकाश से अपघटित हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कि HOCl अपघटित होकर क्लोरीन बना दिया, ये खतरनाक है ना। और ये क्लोरीन भी अपघटित होकर क्लोरीन परमाणु बना रहा है, तो ये भी खतरनाक है। जैसे पूर्व में बताया गया है, उत्पन्न क्लोरीन मूलक ओजोन क्षय के लिए श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देती है, यही क्लोरीन खतरनाक है। अब जो ओजोन होल है उसका क्या प्रभाव है ये भी हम देखेंगे। तो ओजोन होल से जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं वो पेड़ पौधों को, पत्तियों को, इंसानों को तरह तरह की बीमारियां प्रदान कर रही हैं। ओजोन परत के क्षय के साथ अधिकाधिक पराबैंगनी विकिरणें क्षोभ मंडल में क्षनित होती हैं, मतलब पराबैंगनी नीचे आती हैं। पराबैंगनी विकिरण से त्वचा का जीर्णन, मोतियाबिंद, सनबर्न मतलब बाहर धूप में आए तो स्किन काली पड़ने लगेगी, त्वचा कैंसर, कई पादप प्लवकों की मृत्यु, मत्स्य उत्पादन की क्षति आदि होती है। तो सोच सकते हैं आँखों में, स्किन में, सब जगह प्रभाव है। यह भी देखा गया है कि पौधों के प्रोटीन पराबैंगनी विकिरणों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं,
जिससे कोशिकाओं का हानिकारक उत्परिवर्तन होता है। इससे पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की नमी कम हो जाती है। बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण रंगों एवं रेशों को भी हानि पहुंचाते हैं, जिससे रंग जल्दी हल्के हो जाते हैं। इसलिए धूप में कपड़े सुखाने से आजकल देखना कि जल्दी जल्दी उसका कलर उड़ जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं और एक आध दो क्लास और में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर मैं 12वीं का चालू कर रहा हूँ, वो भी लाइव क्लास में पढ़ेंगे अपन। 12वीं का सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से हम पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।